नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हेल्दी इंडिया में हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई सर्वाइकल कैंसर की। आज हम बात कर रहे हैं, जी हां, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसकी जानकारी ज्यादातर महिलाओं को समय पर नहीं मिल पाती है। कैसे समय रहते इस बीमारी का पता लगाया जाए, आज चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं होने की वजह से महिलाएं इसका सही समय पर इलाज नहीं करवा पाती। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 45,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हुई थी। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इस बीमारी से हर 2 मिनट में एक महिला की जान चली जाती है। महत्वपूर्ण रूप से ये 42 देशों में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और शुरुआती संकेत: पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद खून बहना, संभोग के दौरान बेचैनी या खून आना, तेज गंध के साथ योनि से स्राव, रक्त के साथ योनि स्राव, यूरिन करते वक्त दर्द महसूस होना। सर्वाइकल कैंसर के जोखिम कारक: धूम्रपान, मोटापा, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पारिवारिक इतिहास, फलों और सब्जियों का कम सेवन, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, 3 पूर्ण गर्भधारण होना, जब आप पहली बार गर्भवती हुई तो 17 वर्ष से कम उम्र का होना। सर्वाइकल कैंसर का उपचार सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन महिलाओं को बताए गए लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि समय पर बीमारी का अगर पता चल जाए तो इसका पूर्ण इलाज संभव है। गीतू चौहान, टीम न्यूज इंडिया। तो आज चर्चा करेंगे हम कि कैसे होता है सर्वाइकल कैंसर, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चारू यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गायकोनोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या हो चला है, ऐसे में डॉक्टर चारू, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, आसान भाषा में कैसे हमारे दर्शक इस बीमारी को समझें। हमारी ये जो फीमेल ऑर्गन है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, हिंदी में इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है। तो वजाइना के अंदर बच्चेदानी है, तो वजाइना और बच्चेदानी के बीच में है सर्विक्स। अगर सर्विक्स के अंदर हैं सेल्स, ये सेल्स जब परिवर्तित हो जाते हैं और इनके अंदर कोई चेंजेस आने लगते हैं, ये कैंसर जैसे सेल्स बना देते हैं। ये कैंसर जैसे सेल्स बढ़ते हुए सर्वाइकल कैंसर बना सकते हैं, जो एक कैंसर है, जो बच्चेदानी का कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर कहलाया जाता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संगीता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये बीमारी अक्सर जब हो जाती है और कहते हैं 3rd स्टेज में होती है तब जाकर इसका पता लग पाता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षणों की अगर हम बात करें तो कैसे पता चल पाएगा कि लक्षण शुरू हो चुके हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, इसके लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे सफ़ेद पानी का बहुत ज़्यादा जाना, माहवारी के अलावा बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं वो होना, आपस में संभोग करते समय थोड़ा खून चले जाना या दर्द होना, पीरियड्स के टाइम पे भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा एक फाउल स्मेल का डिस्चार्ज नीचे से आते रहना, ये सारे उसके लक्षण हैं। पेट में दर्द भी रह सकता है, बाथरूम करते समय या पेशाब जाते समय पे भी दर्द हो सकता है, ये उसके कारण लक्षण है।
बिल्कुल, और ये लक्षण हैं डॉक्टर चारू, आपसे भी हम समझेंगे, क्योंकि अगर ये लक्षण किसी को भी महसूस होते हैं तो क्या उन्हें उस दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए? अगर उन्हें लगता है कि जो भी सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पर संगीता जी ने, अगर उन्हें कोई एक भी सिम्टम आ रहा है तो उन्हें किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है अगर सिम्टम शुरू हो भी रहे हैं तो या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर जागरूकता नहीं है, इसलिए ये सोचा जाता है कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा। जी तो ऐसा है कि वेरी अर्ली सर्वाइकल कैंसर, मतलब बहुत पहले जब सर्वाइकल कैंसर जस्ट डेवलप हो रहा होता है तो बहुत सी बार तो कोई भी सिम्टम नहीं आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सर्वाइकल कैंसर को तब पकड़ें जब वो बना भी नहीं है और सर्वाइकल कैंसर का रूप उसने लिया भी नहीं है। तो सर्विक्स के सेल्स जब परिवर्तित होने शुरू हुए हैं तभी इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसका एक आसान तरीका है रेगुलर स्क्रीनिंग से। यदि हम 21 ईयर्स अबव हैं एंड रेगुलर स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो ये सेल्स उस स्टेज में पकड़े जा सकते हैं जहां उसकी ट्रीटमेंट करके सर्वाइकल कैंसर में ये सेल्स परिवर्तित हुए उससे पहले ही पकड़े जा सकते हैं जी। इससे हम अर्ली सिम्टम्स साइंस हम जल्दी पकड़ सकते हैं। यदि सफ़ेद पानी आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है हर तरीके का सफ़ेद पानी सर्वाइकल कैंसर बना रहा है, परंतु ये सफ़ेद पानी एक खराब चीज़ के कारण है जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, या ये सामान्य रूप से होने वाला सफ़ेद पानी है, ये सिर्फ पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन पे देखा जा सकता है। जो क्या है कि हम जब आप गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो एक स्पेक्युलम जो एक तरीके का औजार है जिससे हम वजाइना ओपन करके सर्विक्स को देख सकते हैं, उसके सेल्स आराम से निकाल के जांच पे भेज सकते हैं और हम आराम से आपको बता सकते हैं कि ये सफ़ेद पानी सामान्य रूप से हो रहा है कि या ये कोई ख़राब चीज़ बनने की शुरुआत है। ब्लीडिंग भी होने में हम सर्विक्स को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है और ये रेगुलर रूप से एग्जामिनेशन ज़रूरी है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कर्णिका, ये भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और इसके साथ साथ वो पहले पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं IIMA के, तो वो भी अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल डॉक्टर कर्णिका, आपसे हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी हो चला है जिससे ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो पीड़ित हो चुकी हैं, मौतें हो रही हैं, तो इसे कैसे रोकना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? नमस्कार गीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी जो पेशेंट्स की जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है इस बारे में, और वो खुद ही आकर के जो हमारी OPD होती है उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स खुद ही आकर के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में पूछते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, तो उसमें हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पीपल आस्क अबाउट देयर वैक्सीनेशन। जागरूकता की जहाँ तक मैं बात करूँ, अराउंड 9 to 10 years ऑफ एज से सर्वाइकल वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। ऐसा अभी रिसेंट जो स्टडीज़ आई हैं उस पर ये पता चला है। सो पीपल जिनके बच्चे हैं अराउंड 10 साल के 11 साल के, वो खुद आते हैं, वो खुद पूछते हैं कि ये वैक्सीनेशन क्या हम दे सकते हैं, एंड वो लगवा भी रहे हैं। सेकेंडली, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग से बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है। पेशेंट्स पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो अपने टाइम टू टाइम एग्जामिनेशंस भी करवाती है। कहीं जेनिटल वॉर्ट वगैरह कुछ भी दिखता है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करते हैं एंड डॉक्टर देमसेल्व्स दे एडवाइस। ठीक है डॉक्टर चारू, तो जिस तरह से बात कर रही हैं अभी डॉक्टर कर्णिका कि आपको पहले एग्जामिन करना है या फिर टेस्ट कराना है, कौन से वो टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं? यानी कि अगर हम एक रूटीन चेकअप की बात करें, रूटीन टेस्ट की बात करें डॉक्टर चारू, तो फिर कौन सा टेस्ट वो होगा? ऐसा है कि 21 साल से आगे जो आगे की उम्र में हर 3 साल में एक सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट कराया जा सकता है। पैप स्मीयर है क्या? अगर हम सर्विक्स को जब आप एक गायनी को विजिट करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट आपकी सर्विक्स विजुअलाइज करते हैं, मतलब देखते हैं, फिर एक आइसक्रीम स्टिक जैसी स्टिक है जिसको हम सिंपली सर्विक्स के ऊपर रब करके सेल्स ले सकते हैं, उन्हें स्लाइड पे लगा के हम भेज देते हैं उन सेल्स की जांच करने के लिए वो सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं कि वो कोई एब नॉर्मल सेल्स हैं।
ऑल्सो एक ब्रश जैसी, एक सिंपल सी एक ब्रश जैसी स्टिक होती है जो हम सर्विक्स के अंदर से रोटेट करके उसके एंडो सर्वाइकल मतलब सर्विक्स के अंदर के सेल्स भी लेके उन्हें स्लाइड पे लगा के भेजते हैं। ये एक पेनलेस टेस्ट है, इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता है और ये मुश्किल से लेस देन 1 मिनट में किया जा सकता है। ये टेस्ट हर 3 साल पे कर सकते हैं। एक और ऑप्शन टेस्टिंग की है कि हम इस सर्वाइकल सेल्स जिसको पैप्समियर का टेस्ट है उसके साथ साथ एचपीवी डीएनए का भी टेस्ट करें। एचपीवी डीएनए कैन बी आराम से टेस्ट किया जा सकता है। यदि हम पैप्समियर को एचपीवी डीएनए के साथ में टेस्ट कर रहे हैं तो इसे को टेस्टिंग कहलाया जाता है। यदि हम को टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें रिपीट टेस्ट हर 5 साल में करना है, हर 3 साल में नहीं। तो ये एक सिंपल इजी तरीका है जिससे स्क्रीनिंग करी जा सकती है। स्क्रीनिंग नॉर्मल पब्लिक में करी जाती है जिनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है, क्योंकि हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम देखना चाहते हैं किस इंसान को ज़्यादा कड़ी नजर जी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये पता लग जाएगा। डॉक्टर संगीता, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि 9 से 10 साल की जो लड़कियां होती हैं उनमें सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं या फिर उनका टेस्ट करा लेना चाहिए प्रिकॉशनरी। आप आगे क्या सुझाव देंगी? क्या अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो भी ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, कि एक रूटीन चेकअप कराया जाए? हाँ, रूटीन चेकअप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको कर रहे हैं तो अगर उसमें एचपीवी इन्फेक्शन आ भी जाता है तो उसको कैंसर में बदलने के 10 से 20 साल का समय लगता है जी। ऐसा नहीं है कि आज आपको इन्फेक्शन मिल गया है और वो कल ही कैंसर में डेवलप हो जाएगा। आपके पैप्समियर जब किया जाता है, अगर उसमें एचपीवी इन्फेक्शन आता है तो उसको प्री कैंसरस स्टेज बोला जाता है और उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करके बचाया जा सकता है कि वो आगे कैंसर में डेवलप हो जी। अगर हमें वो पता चल गया, अगर नॉर्मल भी आ गया है, जैसे डॉक्टर चारू ने बोला कि वो टेस्ट 3 इयर्स में या फिर एचपीवी डीएनए का हमें एवरी 5 इयर्स में रिपीट करना ही है। सिम्टम्स होने से नहीं है, ये एक नॉर्मल पब्लिक के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, ताकि अगर कैंसर में जिसका हाई रिस्क है, जिनके इन्फेक्शन आ रहा है, उनको हम फर्दर इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं कि अगर हमें इन्हें जानना है कि कैंसर तो नहीं बन रहा है और प्री कैंसर स्टेज में उसको स्टॉप किया जा सकता है। जी, डॉक्टर नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, आप क्या बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रूटीन चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए और ख़ासतौर से बच्चियाँ, क्योंकि 9 से 10 साल से ये संभावनाएं होती हैं, तो ये चेकअप होना ही चाहिए, और किस तरह से इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है? नहीं है कि एक खास हादसा होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर की तरफ हमारा ध्यान आ गया है एकदम। ये बहुत ही अच्छी बात भी है और उससे भी अच्छी बात है कि जस्ट 2 दिन पहले जिस सर्वाइकल कैंसर का ध्यान डॉक्टर चारू संगीता अभी बढ़ा रही थी, और उसको बचने के लिए हमारे देश में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अनाउंस किया है कि 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए ये सर्वाइकल कैंसर के 2 शॉट्स अब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लगाए जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, सर्वाइकल कैंसर इज ए वेरी कॉमन कैंसर इन वुमेन एंड समहाउ ये जैसे ब्रेस्ट कैंसर था उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाता था तो थोड़ा जल्दी पकड़ा जाता था। मुझे 40 साल डॉक्टरी करते हो गए हैं और मैं कम से कम 200-300 विमेन को जानता हूं जिनका डायग्नोज ऑलमोस्ट आज से 30-35 साल पहले डायग्नोज हुआ था और बिल्कुल ठीक ठाक है। बट सेम कैनॉट बी सेड अबाउट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में अक्सर लेट डायग्नोज होता है, औरतें इसको टालती रहती हैं, छुटपुट डिस्चार्ज होता है या ब्लीडिंग होती है, टलता जाता है। तो हमें खुशी है कि हमारे देश की मीडिया का भी और आम जनता का भी ध्यान सर्वाइकल कैंसर तरफ हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वारदात से लोग अब थोड़ा सा अपने आप को कोई तकलीफ होगी तो चाहे वो प्राइवेट सेंटर पे चाहे किसी गवर्नमेंट सेंटर पे जल्दी आवेंगे और जल्दी डायग्नोज होगा। और प्रिवेंशन में नथिंग बेटर देन ए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो कि गार्डेसिल वैक्सीन हमारे देश में खुलेआम पहले मिलती थी और अब गवर्नमेंट उसको एक नई वैक्सीन जो हिंदुस्तान में बन रही है उसको प्रोवाइड कर रही है और वो मुफ्त लगाई जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से अब ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन मुफ्त है तो लोग अपने आप लगवाएंगे ही,
लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लाना भी कोई आसान काम नहीं है। तो 9 से 14 साल की सब बच्चियों को फ्री है और इसका लाभ हमारे देश की सब बच्चियों को मिलना चाहिए। ये इस चैनल के माध्यम से मैं बार-बार अनाउंस करना पसंद करूँगा। बिल्कुल। डॉक्टर कर्णिका, हम पहले ये भी देख रहे थे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और ख़ासतौर से ये ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल में हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। आप क्या मानती हैं, क्या उस चीज़ की कमी थी जिसके चलते ये मामले लगातार बढ़ रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये बात मानती हूँ। पहले इस मामले को लेकर के ज़्यादा डिस्कशन स्कूल में नहीं होते थे। अभी मेरे पास खुद स्कूल आते हैं, स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आते हैं कि आप कुछ टॉक दे दीजिए अबाउट HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर, इसके प्रिवेंशंस। सो कहीं हद तक डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है स्कूल को जहाँ तक इन्वॉल्व किया गया है। जी, यानी आने वाले दिनों में ये और अवेयरनेस बढ़ेगी। डॉक्टर चारू, क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, उनके अंदर भी ये बीमारी डेवलप हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? उनको लेकर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या गंभीर परेशानियाँ लड़कों में हो सकती है? देखिए, ये जो वैक्सीन है, जो गार्डासिल 9 है या गार्डासिल 4 के नाम से आज तक आ रही थी, हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये ऑल अडोलेसेंट्स के लिए है। ये सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। ये वैक्सीन्स हमें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं बचा रही हैं, ये हमें जेनाइटल वॉर्ट से भी बचा रही हैं। 6 और 11 जो HPV वायरसेस हैं, जो जेनाइटल वॉर्ट्स कराते हैं, जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में हो सकते हैं, ये वैक्सीन्स उन दोनों से प्रिवेंट करती हैं। ऑल्सो कि एनल कैंसर्स जो हैं वो भी HPV वायरस से के वजह से पाए जाते हैं। अगर हमने देखा है गार्डासिल 9 लगने के बाद से जो स्टडीज हुई हैं, वो कहते हैं 80% ऑफ एनल कैंसर, मतलब 80% एनल कैंसर जो HPV वायरस के कारण हो रहे थे, वो प्रिवेंट हो सकते हैं गार्डासिल 9 लगाने से, जिसके अंदर इनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है जी। तो ये आपको समझना है कि यदि आपका अडोलेसेंट बच्चा लड़की है या लड़का है, दोनों को ही ये वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है। 26 साल से कम हर 26 साल से कम हर इंसान, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, दोनों को वैक्सीनेट करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर चारू, इस पर चर्चा जारी रहेगी। हम आपसे और जानेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन में क्या मेल भी इंक्लूडेड हैं, और लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। डॉक्टर चारू, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर कर्णिका और डॉक्टर नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चारू हमें बता रही थी कि आखिर किस तरह से लड़कियों के साथ जो लड़के हैं, जो मेल हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। डॉक्टर चारू, अपनी आप बात कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को हमें कैंसर प्रिवेंशन के लिए और जेनाइटल वॉर्ट से बचने के लिए हमें ये HPV वैक्सीन लगानी है। यदि हमारे बच्चे 15 साल से छोटे हैं, बेस्ट अगर हम सोचें तो 9 इयर्स अबव हर सारे बच्चों को ये वैक्सीन लग सकती है। CDC कहती है 11 से 12 साल ये ऑप्टिमम उम्र है जब हमें ये वैक्सीन लगानी चाहिए। यदि हमारी वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज 15 ईयर्स से पहले शुरू हो गया है तो हमें सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत है। एक डोज ऑन द डे दैट यू गो फॉर वैक्सीनेशन और दूसरा डोज 6 to 12 मंथ्स, मतलब 6 से 12 महीने बाद लगेगी। यदि हम यही वैक्सीन 15 साल से बाद की उम्र में लगाते हैं, अप टिल 26 ईयर्स ऑफ एज, तो हम ये वैक्सीन के 3 डोज लगाएंगे, जिसमें एक डोज जब आप प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाएंगे तब, अगली डोज 2 महीने बाद, एंड द थर्ड डोज विल बी 6 months फ्रॉम द फर्स्ट डोज, मतलब 6 महीने बाद, पहले डोज के 6 महीने बाद। तो ऐसे 3 डोजेज में हमारी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो सकती है। आप याद रखें, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी लगानी है ये वैक्सीन। लेडीज़ में ये HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर करा रहा है, लड़कों में ये अन्य प्रकार के एनल कैंसर्स, थ्रोट कैंसर्स, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स जिन्हें कहते हैं, वो करा रहा है। जेनाइटल वॉर्ट्स दोनों लड़की और लड़कों दोनों में हो सकती हैं। ऑल्सो कि यदि हम वैक्सीनेट हो गए हैं और हमें कभी पहले HPV से एक्सपोजर नहीं हुआ है,
तो ये वैक्सीन्स जिन्होंने लगाई हैं वो 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। जी। तो 80% प्रोटेक्शन एक एक्सीलेंट रेट है ऑफ प्रोटेक्शन। हर किसी को अपने बच्चे वैक्सीनेट ज़रूर कराने हैं। अगर आप बच्चे नहीं हैं, सेक्सुअली एक्टिव भी हो चुके हैं, तो भी यदि आप 26 साल और उससे कम उम्र के हैं तो आपके लिए वैक्सीनेशन नेसेसरी, मतलब ज़रूरी है। अगर आप 26 साल से ऊपर की उम्र में हैं और आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, या आपको लगता है कि अभी नए सेक्सुअल एक्सपोजर या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स आप करने वाले हैं, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। जी। डॉक्टर नरेश, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 9 साल की बच्चियों से लेकर 14 साल तक की वैक्सीनेशन हो सकती है, लेकिन आप क्या बताएंगे कौन सी जो बेहतर उम्र है वहां पर माता पिता को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा दिया जाए? इसमें कोई शक नहीं, 9 to 14 years इज द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम, दैट इज द टाइम बच्चियों की मेनार्की स्टार्ट होती है एंड उसी से खतरा शुरू हो जाता है। एचपीवी जो वायरस है उसकी ग्रोथ भी उसी उम्र में ज्यादा होती है। तो इट इज ऑलवेज गुड जो वैक्सीनेशन पहले तो हम कहते थे 9 से 45 साल कब लगाइए, जो मैं गवर्नमेंट के प्लान का अनाउंस कर रहा था, दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स एंड दैट इज ओनली फ्रॉम 9 years to 14 years ओनली, नॉट लेटर दैट। जिसने बाद में लगाना है वो अपने खर्चे में लगाया था। तो मैडम मैं आपको ये बात बताना दोबारा पसंद करूंगा, ऑल्दो द फोकस टुडे इज cervical cancer only, but today is World Cancer Day also. So we also take note of this fact that cancer is a huge killer. It is the second biggest killer after after the cardiovascular diseases. तो इसके लिए हम all the women doctors, male doctors, oncologists, all society people, all are duty bound to make people aware of कैंसर वो क्यों होता है। बहुत फैक्टर हैं। कैंसर एक बड़ा नाम है जो 100 किस्म की बीमारियां जो कैंसर हमारे किसी भी अंग में हो सकता है, उनका एक कंबाइंड नाम है, उसको दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कैंसर इज ए ह्यूज किलर। नॉट ओनली इज ए ह्यूज किलर, इट इज ए ह्यूज, कहते हैं इज ए ह्यूज कॉज ऑफ सफरिंग, पैसे का नुकसान वगैरह वगैरह। तो आवर मेन फोकस ड्यूरिंग दिस ऑन दिस कैंसर डे शुड बी ऑन हाउ टू प्रिवेंट द कैंसर। एंड सेकेंडरी जो हमारे देश में जो फोकस है वो somehow tertiary care cancer की थोड़ा कम है। We have very few what to talk of the far flung areas of rural areas। even हमारे दिल्ली में NCR में भी कैंसर हॉस्पिटल्स गिने चुने 4-5-6 मोटे मोटे अस्पताल हैं, तो who are not able to cater to all the patients, number one, and treatments are extremely expensive। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को भी पुकार है कि कहीं ना कहीं इसको सब्सिडाइज किया जाए। ये ना हो कि बंदा कैंसर से तो नहीं मरता, कैंसर के खर्चे से, इलाज के खर्चे से तो मर जाता है। तो जो इस साल जो हमारे जो कैंसर है वर्ल्ड कैंसर डे पे, द थीम इज टुगेदर वी चैलेंज द पावर्स। That means it is a global demand for leaders बिल्कुल to बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी। prioritize। हाँ ठीक है सर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वैशाली से, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अशोक, क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं? कैंसर के सिम्टम क्या है? जी, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? क्या लक्षण है? ठीक है, कर्णिका जी आप जवाब दे दीजिए। जी, नमस्कार अशोक जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर के जो सर्वाइकल कैंसर के स्पेसिफिकली जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होना, मींस कभी कभी बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो जाना नॉर्मल पीरियड्स के अलावा, नीचे के रास्ते में पेन होना, एंड अगर ब्लीडिंग कहाँ से? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी अशोक जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ब्लीडिंग कहाँ से होनी है? ब्लीडिंग वजाइनल एरिया से होगी, नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग होगी। और ज़रूरी नहीं कि रेगुलर पीरियड्स आ रहे हों, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई बारी लेडी उसको दूसरी चीज़ों से प्रिडिक्ट करने लगती है कि शायद हमारा थायराइड ज़्यादा होगा या मुझे पीसीओडी होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल नहीं निगलेक्ट करना है। कभी इरेगुलर ब्लीडिंग हो तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। वो नीचे के रास्ते एग्जामिन करते हैं, उससे नीचे अलग सी ग्रोथ दिखती है जो कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है।
सेकेंडली जैसा मैंने बोला कि नीचे के रास्ते पेन हो सकता है, तो अगर नीचे के रास्ते पेन हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, वार्ड्स जैसा डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, छोटी मोटी फोड़े फुंसियाँ या वार्ड्स हो, तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। एंड जी ज्यादा लेडीज होती हैं। जी कह रहे हैं ज्यादा लेडीज में ये समस्याएं होती हैं। जी, ज़्यादातर लेडीज़ में ये समस्याएं होती हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है अशोक जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मैं एक हाँ। चीज़ और कहना चाहूँगी कि बिल्कुल। तुझे कि खुजली भी हो सकती है नीचे के रास्ते। अगर मेल फैक्टर आप देखें, जैसे आपने ये पूछा कि ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, तो नीचे के रास्ते इचिंग होना, जलन होना, खुजली होना, वो भी एक अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर को प्रिडिक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, तो अगर हमें ये सारे सिम्टम्स अगर किसी में पाए जाते हैं तो उन्हें निगलेक्ट और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस वक्त तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या कुछ आप इसके लिए कहेंगी कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, पहला हमारा स्टेप है वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी महिला को या किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे और बताएंगे आपको ऐसी परेशानी है, तो सबसे पहले वो आपका एक एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर चारू ने भी बताया था कि पल्स स्पेकुलम एक एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें आपके सर्विक्स और वजाइनल वॉल को हम अपनी आँखों से ऐसे ही देखते हैं, और बाई चांस हमें उसमें लगता है कि थोड़ी सी उसमें ग्रोथ है या कोई एबनॉर्मलिटी है, तो सबसे पहले हम एक पैप स्मीयर का टेस्ट करते हैं, जिसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आपको मिल जाती है। रिपोर्ट में अगर आता है कि कोई भी इन्फेक्शन उनको लग रहा है या फिर लग रहा है कि वो प्री कैंसरस स्टेज है या उसमें एक इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उसके आगे के टेस्ट्स भी हमारे पास होते हैं, जिसमें हम एक दूरबीन के द्वारा उसको देखते हैं, जिसको कॉल्पोस्कोपी कहते हैं। उसके थ्रू देखते हुए हम वहाँ से एक बायोप्सी ले सकते हैं, जहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है या एबनॉर्मल सेल्स हमें दिख रहे हैं, वहाँ से एक टुकड़े की जांच लेके उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। और अगर उसमें आता है कि कोई कैंसरस स्टेज है या प्री कैंसरस कुछ डेवलप हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास मिल जाता है। जी, तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और पैप स्मीयर ज़रूर करा लें, जो कि एक बहुत सिंपल और आसान टेस्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और एक दिमाग में जो एक रहता है कि शायद मुझे कैंसर तो नहीं है, उससे निजात मिल जाएगी। जी डॉक्टर चारू, तो जिस तरह से अगर डिटेक्ट हो जाता है कि बायोप्सी करा दी है लेकिन उसमें पता चल गया कि कैंसर का डेवलप हो रहा है, उस वक्त क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या वो क्योरेबल होगा? जी, ज़रूरी नहीं है कि सारी जो कैंसर हैं वो आगे के स्टेज में पकड़े जाएं। यदि हमने बहुत जल्दी कैंसर पकड़ लिया है या फिर वो कैंसर डेवलप भी नहीं हुआ है, जिसे प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, उन्हें सिर्फ प्लेन एक्सिजनल बायोप्सीज होती हैं, एक्सिजनल प्रोसीजर्स होते हैं, सिंपल स्मॉल सर्जरीज होती हैं जिनसे ट्रीट किया जा सकता है। यदि अर्ली कैंसर्स हैं, हम स्टेजिंग करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें पता चल गया कि यहाँ कैंसर बन रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन से तरीके का कैंसर बन रहा है। क्या ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या एडिनो कार्सिनोमा है, जो 2 तरीके के कैंसर्स देखे जा सकते हैं सर्विक्स में। ज़्यादातर जो कैंसर्स जिन्हें अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है, उनका ट्रीटमेंट सर्जिकल है। सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले करने से हम एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। फॉलोइंग दैट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब किस स्टेज में हमने कैंसर पकड़ा है उसके हिसाब से हमारे पास अदर और थेरेपीज भी होती हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी। ये जो थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। और टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपीज भी हैं जो हम देखते हैं। ये सारी थेरेपीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब किस स्टेज में हमने कैंसर पकड़ा है, उस स्टेज से हम डिसाइड करते हैं कि इलाज कितना कामयाब होगा। आपको डरना नहीं है। यदि आपके अंदर साइंस और सिम्टम्स भी हैं, तो हमें सिर्फ जांच और उसको पकड़ना जल्दी है, लेट नहीं। जी डॉक्टर कर्णिका, आप क्या मानती हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जो उम्र बताई गई है 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र है, और ऐसे में बच्चे इस दौरान स्कूल में रहते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर स्कूलों की हो जाती है कि कम से कम इस बीमारी को लेकर बच्चों को अवेयर किया जाए, खासतौर से लड़कियों को। तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस अवेयरनेस को करने के लिए? जी गीतू जी, जैसा मैंने पहले बोला, सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छे कदम उठा रही है, एंड जिसकी वजह से आजकल पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी। बच्चों के पेरेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं पूछने के लिए वैक्सीनेशन के बारे में,
एंड कदम उठाने में एक तो पहली चीज़ ये आती है कि स्कूल में बच्चों को जागरूक कराया जाए, डॉक्टर्स को बुला करके टाइम टू टाइम बच्चों की काउंसलिंग करी जाए, बच्चों को बताया जाए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये होता क्या है एंड इसका इलाज कैसे संभव है या फिर इसका प्रिकॉशनरी मेजर क्या होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बुला करके उनके पेरेंट्स की भी एक मीटिंग होनी चाहिए या फिर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए या उन्हें इसके बारे में जागरूक कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे शायद उतना नहीं समझ पाएँ, अडल्ट्स बाकी दुनिया जानते हैं, वो बाकी लोगों से मिले हुए होते हैं, अपने आसपास उन्होंने ऐसे केसेस सुने हुए होते हैं, तो शायद वो इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे कि अगर पहले समय पर ही स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया गया तो आगे चल के ये हार्म कर सकती है। सो एंड सेकेंडली कैंप्स का इसमें बहुत मेजर रोल है, क्योंकि जगह जगह पे अगर आप, मैंने देखा है सरकार बहुत ऐसा कर भी रही है एंड हम भी जाते रहते हैं कैंप्स में। गांव में जहाँ तक कि नरेश सर ने बोला था कि लोग इतने जागरूक नहीं हैं एंड वो कैंप्स वो आते नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचते नहीं हैं, तो हम जगह जगह सोसाइटीज़ में कैंप्स रख सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स जाएँ एंड वो एक फ्री सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करें, जो हो भी रहा है आजकल। तो उससे जैसे अगर हमने 90% लोगों को स्क्रीन किया तो उसमें 20-30% लोगों का स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अगर पॉजिटिव आता भी है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसा डॉक्टर चारू ने बोला कि इसकी सर्जरी एंड रेडिएशन आर द मेथड्स, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर जी बिना किसी सर्जरी, बिना किसी रेडिएशन के भी पॉसिबल है। आपका कॉल्पोस्कोपी किया जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें कॉल्पोस्कोपी में एक मशीन से देखा जाता है अंदर एसिटिक एसिड लगा करके कि कैंसर के सेल्स कहाँ कहाँ हैं, और क्रायोथेरेपी एक मेथड है जिससे वहाँ की सिर्फ सिकाई की जाती है एंड सिकाई करके वो एरिया को डाई कर दिया जाता है। सो नो सर्जरी नथिंग, एंड ये अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो गया तो इसकी हीलिंग भी पॉसिबल है जी। डॉक्टर नरेश, आप क्या मानते हैं, क्या ये भी एक डर है कि अगर चेकअप कराएंगे तो कोई गंभीर बीमारी ना निकल जाए, और इसी वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं जो शिकार हो रही हैं महिलाएं इस बीमारी की, वो आगे बढ़ती नहीं है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या ये भी एक डर बना हुआ है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इन इंडिया इन मैटर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर विमेन रिपोर्ट वेरी लेट। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में हम दूसरे कोई चेकअप भी करवाते हैं या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ दो, डॉक्टर साहब कुछ निकल आएगा। तो ये एक बैड एटीट्यूड है। और मैंने देखा है कि आफ्टर कोरोना कोविड-19 में लोगों की आंखें बहुत खुल गई हैं। नाउ मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, बी इट स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, एनसीआर में देख रहा हूँ जो बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, दे आर सेंडिंग देयर टीम्स टू फार फ्लंग एरियाज टू कैरी ऑन कैंप्स। उन कैंप्स में मेन बड़ा सस्ता मेथड पैप्स में किया जाता है, और जिसका पॉजिटिव आएगा उसको हॉस्पिटल में बुला लिया जाता है, और ये चीज काफी हो रही है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, इसको और बढ़ावा दिया जाए आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे तरीकों से लोगों को जागरूक करना ही हमारा, जैसे कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वन ऑफ द मेजर मोडस ऑपरेंडी एक ही है, टू मेक पीपल अवेयर। इन इंडिया लोग डॉक्टर से, दवा से दूर भागते हैं। वो तो वही बात हो गई ना कि आंखें बंद कर लो तो कबूतर चला जाएगा। कबूतर तो नहीं जाएगा, लेकिन आपकी बीमारी जरूर बढ़ जाएगी। तो वी आर सपोज टू मेक पीपल अवेयर। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरा वाइफ का 3 साल हो गया, सर्वाइकल कैंसर था। आपने जो दिखाया वही सब वही था जी, और अभी चांस रहता है दूसरी बार होने का। ठीक है डॉक्टर चारू जी, आप सुन पा रहे हैं सवाल? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। अभी आपकी वाइफ को कोई समस्या है घनश्याम जी? पेन का रिपोर्ट करवाया, सब नॉर्मल आता है। हाँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल हो गया, लेकिन आपने जो बताया वही प्रॉब्लम था। वही प्रॉब्लम था इसके। हाँ ठीक है घनश्याम जी। ऐसा है कि जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है हर तरीके का सफेद पानी या इरेगुलर ब्लीडिंग कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकती है, परंतु जिन लोग को इरेगुलर ब्लीडिंग है उन्हें ये जरूर जांचना चाहिए कि
सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। अगर आपकी वाइफ की जांच हो चुकी है और वो उनके पैप्समियर में कुछ नहीं आया है तो हर 3 साल में वो अपनी जांच कर सकती हैं। ऑल्सो कि वो सफ़ेद पानी का इलाज कराएं या इरेगुलर ब्लीडिंग का इलाज कराएंगी तो फिर ये होएगा ही नहीं और सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने चेकअप कराया और ये गंभीर बीमारी नहीं निकली है। डॉक्टर संगीता, तो ऐसे में अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और जैसे कि डॉक्टर चारू ने बताया कि आपको फिर एक चेकअप कराते रहना चाहिए कि कम से कम इन सिम्टम्स की जो दवाइयाँ हैं वो आपको मिल सके, इलाज हो सके, तो कितना वो ड्यूरेशन होना चाहिए, कब कब ये टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चीज़ का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सिम्टम्स आते रहेंगे वो टेस्ट भी हम इतना नहीं ले पाएंगे। आपका अगर ब्लीडिंग हो रही है या रेगुलर साइकिल्स के बाद में हम पैप स्मीयर लेते हैं, वो ब्लड मिक्स हो जाता है तो उसकी इतनी अच्छी रिपोर्ट भी नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले तो जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं आप उनका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपका ट्रीट नहीं हो रहा है तो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। बाद में ये पैप स्मीयर का जो टेस्ट है ये हर 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए। अगर आप पैप स्मीयर के साथ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वाला टेस्ट करा रहे हैं जिसमें HPV DNA हो जाता है तो हर 5 साल में ये टेस्ट एक बार कराना चाहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर कर्णिका, जिस तरह से अब ये टेस्ट की बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है और कहीं ना कहीं अगर वो अपनी हेल्थ के लिए जागरूक नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है परिवार पूरा प्रभावित होगा। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? गीतू जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि कैंप्स होने चाहिए। मेडिकल कैंप्स हम टाइम टू टाइम रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप्स अगर होंगे। एंड हमें जैसे इंटर्न्स की भी आजकल जो हमारे MCI ने या जो हमारी मेडिकल काउंसिल है उसने ये चेंजेस बनाए हैं कि कुछ कंपलसरी रोटेटरी ड्यूटीज़ लगा दी हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज वो जाकर के गाँव में जाकर के सबको समझाएंगे, 1-on-1 सबको काउंसिल करेंगे। तो काउंसलिंग से एंड अपने आसपास लोगों की एक्सपायरी होते हुए उन्होंने देखी होती है तो वो कहीं ना कहीं डर तो उनके अंदर होता ही है और एक काउंसलिंग बहुत इसमें मेजर रोल प्ले करती है। अगर 1-on-1 काउंसलिंग हो जाए तो उनको कैंप्स में लाना मुश्किल नहीं होगा और कैंप अगर बहुत दूर ना हो, एंड सरकार इसके लिए बहुत अच्छे कदम उठा भी रही है, सो कैंप्स बहुत ज़्यादा दूर ना हो के पास हो एंड जैसे 1 दिन या 2 दिन में स्क्रीनिंग हो जाए, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें टाइम ना लगे एंड टाइम टू टाइम रिपोर्ट आ जाए एंड जो स्क्रीन पॉजिटिव आए हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, इन सब चीज़ों के लिए अगर अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। जी डॉक्टर चारू, आपके मानते एक झिझक होती है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है ये हमारा पर्सनल मैटर है और ऐसे में डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, बात नहीं करना चाहती और यही वजह है कि मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि काफ़ी लोग जो सिटीज़ में रह रहे हैं या अब शहरों में रह रहे हैं उनके अंदर से ये झिझक फिर भी थोड़ी कम हो गई है, परंतु जैसे जैसे हम शहरों से दूर जाते जाते हैं तो पर स्पेकुलम या नीचे से जांच कराने के लिए लेडीज़ अभी भी बहुत झिझकती हैं। उन्हें हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझानी है। देखिए, कोई भी इंसान अपनी जान से ज़्यादा इस झिझक को नहीं रखेगा। यदि हम उन्हें समझा सकें, चाहे इस टीवी के ही माध्यम से, कि ये एक एग्जामिनेशन, ये एक झिझक को यदि हम साइड रख दें और एक पैप्समियर करवा लें तो हमारी जान बच सकती है। ये एक बार ये समझ आ जाएगा तो ये झिझक भी हमारी आम पॉपुलेशन में से कम हो जाएगी। तो अवेयरनेस ही है जो ये झिझक हटा सकती है। हमें समझाना है कि एक रेगुलर एग्जामिनेशन कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। जैसे यदि पेट दर्द में हम पेट दिखाते हैं उसमें हम झिझकते नहीं हैं, तो वैसे ही अगर ऐसे कोई साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, आपको ये समझना है स्क्रीनिंग नॉर्मल आम जनता में की जा रही है उन लोगों के जिनके अंदर कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो ये स्क्रीनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सबको करानी है, वन एंड ऑल।
हमें सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन या सिर्फ सिम्टम्स दिखाती हुई पॉपुलेशन में ये टेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। हमें ये हर किसी में ये टेस्ट करना है जिससे कि हम हाई रिस्क को अलग कर सकें। बिल्कुल, यानी जागरूकता भी जरूरी है और बिल्कुल। जिस तरह से अवेयर किया जाएगा लोगों को और ज्यादा उन्हें पता चलेगा, खासतौर से उन्हें इस बात को लेकर झिझक नहीं करनी चाहिए कि अगर उनके साथ कोई भी परेशानी, कोई सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह Also लेनी चाहिए। कि अगर जैसे ही वो बिल्कुल। पेशेंट आए हैं, जैसे ही पेशेंट आए तो हम अपनी तरफ से यदि उन्हें एनकरेज करें कि करा लें तो शायद बिल्कुल, यानी अगर एक बार वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें सलाह जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।